यहाँ से डिस्कस करेंगे जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर मैगजीन है, राइट। इसका जो टॉपिक नंबर 6 रहेगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 6 आपका क्या है? टॉपिक नंबर 6 में आपका रहेगा जो सोशल इशू है, ठीक है। सोशल इशूज़ के जो मुद्दे हैं, कुछ सामाजिक जो मुद्दे बोलते हैं जिसको, वहाँ से जितना भी टॉपिक हमारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो वहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। क्योंकि जो भी 2020 और 21 में जो देखे गए और 19 में भी, तो सोशल इशू कम से कम 6 से 7 प्लस क्वेश्चन वहाँ से देखे गए, ठीक है। तो वहाँ से आप मैं दिखा देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, देखते हैं 6.1 में आपका क्या रहेगा। यहाँ से देखो, जैसे कि ये 6 नंबर टॉपिक बोल रहा है आपका सामाजिक मुद्दे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6.1 जनजाति कल्याण, फिर आपका सामाजिक अलगाव अकेलापन, ठीक है। शहरी बुनियादी ढांचे का संबंध। तो इस टाइप से जितने टॉपिक रहेंगे वो मैं से आपको पूरा करा दूँगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँगा क्या क्या क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं इन टॉपिकों से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला है जनजाति कल्याण, ठीक है, 6.1। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे बिरसा मुंडा है, ठीक है, 1875 टू 1900, इसके बारे में देखते हैं। आरंभिक जीवन इनका बिरसा मुंडा का धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। इनका छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू में मुंडा जनजाति में हुआ था, ठीक है। सामाजिक सुधार क्या था? इन्होंने प्रार्थना के महत्व, शराब से दूर रहने, ठीक है, ईश्वर में आस्था रखने और उचित व्यवहार करने पर जोर दिया था, ठीक है। सामाजिक सुधार था इनका। इन्हीं आधार पर उन्होंने बिरसाइत, ठीक है, बिरसाइत मत की शुरुआत की, राइट। आपसे बोलेगा कि बिरसाइत मत की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। या तो आपसे दे देगा कि इनका आरंभिक जीवन यहाँ पे था, ये कहाँ, यहाँ झारखंड के रहने वाले थे, राइट। इन्होंने शराब से दूर रहने और प्रार्थना के महत्व को जोड़ दिया। तो ये कौन है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। मुंडा ने उल गुलान या द ग्रेट जो आपका टेमुल्ट नामक आंदोलन है वो शुरू किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, द ग्रेट टेमुल्स नामक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे आपके 3 क्वेश्चन इस लाइन से आपके बन सकते हैं इतने से, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो जो 15 नवंबर है 2021, इसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये तिथि श्री बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिसे देश भर के जो जनजाति समुदाय हैं उसके द्वारा भगवान के रूप में पूजा करते हैं इनको, ठीक है। विशेष रूप से संवेदनशील जो जनजाति हैं, पीवीटी जो आपके ग्रुप हैं, ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो श्रेणी है उसके केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशेष श्रेणी होती है, ठीक है। यूएन जो ढेबर आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पर पहली बार 1973 में आदिम जनजाति समूहों को पीवीटीजी हैं उनके रूप में मान्यता यहाँ पर दी गई थी। ये देखो पीवीटीज के बारे में क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, ठीक है। वर्ष 2006 भारत सरकार ने पीवीटीज के नाम से बदलकर पीवीटीजीएस कर दिया था, ठीक है। पीटीजी को कर पीवीटीजीएस कर दिया था, राइट। जो पीवीटीजी है इनकी पहचान के लिए निर्धारित मानदंड क्या है? आदिम कृषि, इनका प्रणाली उसका प्रचलन, ठीक है। अन्य जनजातियों की तुलना में साक्षरता निम्न स्तर होती है इनकी। आर्थिक पिछड़ापन इनका होता है। घटती स्थिर जो जनसंख्या है वो, तो ये सब है इसकी पहचान, क्या है इसके मानदंड है ये, ठीक है। अगर आपको ये मानदंड दे देगा, बता देगा कि किसकी बात कर रहा है, तो आपको दे देगा पीवीटी इसके दे रहा है, या फिर दे देगा किसी जो निम्न लोग समुदाय के लोग हैं उनको, ठीक है। तो आपको पहचानना रहेगा कि इनकी हमारी क्या मानदंड निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75 पीवीटीजीएस हैं, ठीक है। भारत के उड़ीसा में राज्य में पीवीटीजीएस की संख्या सर्वाधिक है 13। ये भी आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। भारत संकल्प यात्रा जो है आपकी शुभारंभ किया गया, इसका यात्रा का उद्देश्य लोगों तक पहुंच बढ़ाना, ठीक है, और लोगों को जागरूक पैदा करना। इस यात्रा की शुरुआत देश के सभी जो सर्वाधिक जनजाति आबादी है उस जिलों की से होगी, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है अपने लिए। अगला देखते हैं। पीएम जनमन के बारे में क्या है? प्रधानमंत्री जो पीवीटीजीएस विकास मिशन है इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य पीवीटीजीएस के जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाना, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? एक केंद्रीय बजट जो है उसमें यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। इस मिशन के तहत 3 वर्षों के लिए कुल अनुमानित व्यय 24,104 करोड़ रुपए। इस मिशन को 9 मंत्रालय जो समन्वय हैं उससे 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। इस पीवीटीजी परिवारों को, बस्तियों को सुरक्षित आवास, पेयजल, स्वच्छता जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो परिपूर्ण करना, और साथ ही क्या शिक्षा, पोषण और बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित करना, ठीक है। आपसे यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो पीवीटीजीएस हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, इसमें अभी उनके लिए जो पीवीटीजीएस उनके समुदायों के लिए भी कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। जबकि और जो समुदाय उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बजट में अलाउ किया गया, तो गलत है। यहाँ पर बजट में कितना दिया गया? आप देख सकते हैं कि बजट में 24,104 करोड़ रुपये इनके लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारा भारत में जनजातीय विकास के लिए दृष्टिकोण, हमारा क्या दृष्टिकोण है? तो ये सिर्फ आपको जो मेंस के पॉइंट है यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा, ठीक है।
तो अभी मैं प्रीलिम्स की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, तो आप प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए आप ये इतना कर लेंगे। देखो एक बात मैं आपको यहाँ से और बताना चाह रहा हूँ, ये जो भी मैं मैगजीन करा रहा हूँ, ठीक है, अभी ये मैगजीन आपका जनवरी का चल रहा है, सॉरी जनवरी मंथ चल रहा है और नवंबर की मैगजीन है, ठीक है। अभी फरवरी मंथ से आपका आ जाएगा PT 365, ठीक है। तो ये मैगजीन के साथ साथ मैं PT 365 को आपको क्योंकि देखो प्रीलिम्स की मैगजीन अगर उठाएंगे तो वहाँ से सिर्फ PT 365 को मैं कवर करूँगा, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के लिए आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो PT 365 को जितनी भी मैगजीन आएंगी, करीब 7 मैगजीन आती हैं, ठीक है। सर हर सब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी सोशल इशू का देख रहे हैं, ठीक है, टॉपिक नंबर 6, तो वहाँ पर आपकी 6वीं नंबर मैगजीन आपकी सोशल इशू की होगी, ऐसा रहेगा। पूरी मैगजीन आपकी साल भर की डिसाइड रहेगी कि इस मैगजीन के अंदर इतना करंट अफेयर्स है, राइट। तो वो मैं आपको फरवरी में दिखाता रहूँगा, एक एक पूरा जो मैगजीन है वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा पूरा, ठीक है। अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, जनजाति विकास के लिए पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत क्या है हमारे जनजाति लोगों के लिए? भूमि का जंगल, भूमि पर जंगल के जनजातीय अधिकार, उसको सम्मान किया जाना, ठीक है। तो ये आप पंचशील सिद्धांत ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे जनजाति विकास के लिए पंचशील सिद्धांत क्या है। ये फिलहाल मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक ये पॉइंट देखते हैं शिक्षा वाला। जनजाति और साक्षरता का प्रतिशत अन्य समूहों की तुलना में अत्यंत कम पाया गया है, याद रखना है। जनजाति और साक्षरता का प्रतिशत जो है अन्य समूहों की तुलना में अत्यंत कम पाया गया, काफ़ी कम, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति, ठीक है, SC, उनकी साक्षरता केवल 59% है और देश की औसत साक्षरता कितनी? 73%। ये आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। जनजातियों में साक्षरता के निम्न स्तर के मुख्य कारणों में गरीबी, अपर्याप्त जो अवसंरचनात्मक विकास है, ठीक है, शिक्षा का जो माध्यम है उसकी मातृभाषा से अलग होना, ये सब यहाँ पर शामिल है। स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं क्या है। स्वास्थ्य के लिए जनजातीय आबादी में कई प्रकार की बीमारी से बोझ से पीड़ित है, जैसे कि कुपोषण, संचारी रोग, ठीक है, तीव्र शहरीकरण के कारण गैर संचारी रोग, कैंसर, मधुमेह, ये सब, ठीक है, मानसिक विकार और शोषण, नशे की लत, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके स्वास्थ्य के यहाँ पर कारण है। अगला बस वो 2 इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो PVTGS की पहचान और उनकी कमजोरियों को आकलन करना, ये सब आपका मेंस का टॉपिक है, ये नहीं पढ़ना है आपको। देखो जनजातीय कल्याण के लिए किए गए उपाय, जो जनजातीय कल्याण उसके लिए क्या क्या उपाय किए गए आप देख सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 342 है, अनुसूचित जाति जनजाति के जो संबंधित अनुसूचना है, ठीक है, वो कानूनी उपाय क्या किए गए, संवैधानिक उपाय क्या किए गए, कानूनी उपाय क्या किए, सरकारी योजनाएं क्या क्या। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो जनजाति, इन दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे जनजातीय कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई थी, ठीक है। जब बोल देगा जनजातीय कल्याण के लिए में से कौन सी योजनाएं इसके लिए नहीं दर्शाती है, इसको सही नहीं दर्शाती, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दे देगा, तो आपको दे देगा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना। तो इस टाइप से आपको योजनाएं दे देगा, इनमें से कौन सी हैं जो जनजातीय कल्याण के लिए नहीं शामिल की गई, ठीक है। इस टाइप से आपको ये अनुच्छेद भी याद रख लेंगे, कौन से में संविधान में 4 बातें, तो 4 बात ये और 4 बात ये आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे है 6.2 नंबर टॉपिक, देखते हैं सामाजिक और अलगाव अकेलापन, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें है पहला, हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसने अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा घोषित किया है, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में देख लेंगे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं से। WHO ने कमीशन ऑन जो सोशल कन्वेंशन है, सोशल कनेक्शन है, इसको 2024 से 26 के उद्देश्य को, इस समस्या को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता प्रदान किया, ठीक है। इससे क्या है, निपटने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु देशों को प्रेरित करना, ठीक है, ये इसका कार्य था। इसके जो हमारे जो उद्देश्य, इसको जो हमारा उपलब्ध था निपटने के लिए संसाधन पर जो उपलब्ध कराने थे, उनके लिए नया जो कार्य था क्या क्या है, सामाजिक संबंध के वैश्विक एजेंडे को परिभाषित करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और सहयोग स्थापित करना, ठीक है। सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है, आपको जोर नहीं देना है पॉइंट पे, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना, रीड करना है। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, मेंस का पूरा ये। एक देखो बोला है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम वृद्धावस्था में माता पिता को अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में जहाँ बच्चे या करियर के लिए घर से दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। अकेलापन का जो रहता है, अकेलापन जो आपका ये, इसकी वजह से ये भावना को बढ़ा सकता है, ठीक है। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम आपसे पूछ सकता है कि एम्प्टी नेस्ट जो सिंड्रोम है ये क्या है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का प्रभाव, ठीक है। स्वास्थ्य जोखिम, सामाजिक अलगाव से डिमेंशिया,
का खतरा क्या है, लगभग 50% हृदय रोग का खतरा और 29% स्ट्रोक का खतरा और 32% यहाँ पर ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अकेलेपन के लिए क्या यहाँ पर खतरे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा आपका शिक्षा पर प्रभाव। ठीक है, शिक्षा पर देखो जो यूपीएससी है, एक आपका एजुकेशन और एक आपका हेल्थ, ये दो टॉपिक पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा अगर कहीं पर किसी टॉपिक पे लिखा दिया है शिक्षा और आपका हेल्थ का दिया है ये, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि बोल रहा है हाई स्कूल्स में अकेलेपन का अनुभव कराने वाले युवाओं के बीच विश्वविद्यालय छोड़ने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो इतना कुछ यहाँ और इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना एक ही बीच सामाजिक स्तर देख लेते हैं क्या अकेलेपन और इसके स्वास्थ्य संबंधी जो दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता जो बढ़ाने के लिए शैक्षिक अभियान शुरू करना। ठीक है, उन सरकारी नीतियों का समर्थन करना जो स्कूलों के कार्यस्थल समुदाय आधारित जो संगठन है उसको सामाजिक अलगाव या अकेलेपन को समस्या को दूर करने में प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, नया नेक्स्ट टॉपिक हमारा 6.3 शहरी बुनियादी ढांचे की में सुगमता। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें बोला है दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त के न्यायालय हैं। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहे हैं पर दिव्यांगजन के बारे में, तो इसको देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि देखते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, ये है, ये क्या है, ये देखो एक दूसरे मामले में न्यायालय की बात इस बार पर जोर दिया गया कि देश में व्यापार कर रही जो सभी भारतीय और विदेशी जो विनिर्माण कंपनियां हैं उनको ये जिम्मेदारी है कि वे दिव्यांग जो अधिकार अधिनियम है उसको लागू करें। ठीक है, ये क्या है, ये जो आपकी सुगम आसानी से पहुंच जो अवसंरचना जो आवश्यकता है ये क्यों है इसकी, क्योंकि कानूनी जो आपका अधिकार है उसको लागू करना। ठीक है, 2016 के तहत जो दिव्यांग सुगमता उसको भी कानूनी रूप से लागू करना सुनिश्चित किया गया यहाँ पर। राइट, पिछली जनगणना जो 2011 की थी उसके अनुसार देश की लगभग 2.21% आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता पाई गई थी। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है कि पिछली जो जनगणना आपसे बोलेगा 2011 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो हमारी दिव्यांगता थी उसमें 5% से अधिक जो थी दिव्यांगता पाई गई थी। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा, 5% से कम है। ठीक है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन देगा, आपको 2.2% नहीं देगा डाटा। ठीक है, आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं देता है, आपको एक डाटा लेगा उससे इधर पूछेगा या इधर पूछेगा आपसे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। शिक्षा का अधिकार प्रदान करना 5 वर्ष तक की आयु के 3/4 दिव्यांग बच्चे एवं 5 से 19 वर्ष के बीच के 1/4 दिव्यांग बच्चे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, आजीविका का अवसर क्या होगा, इसमें जरूरतमंद दिव्यांग और जीविका के अवसर को कौशल प्राप्त करने के अवसर यहाँ पर प्रदान करना। ठीक है, दिव्यांगजन जो आपका आयुक्त कार्यालय उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ, कब स्थापित किया गया था, कब इसकी उत्पत्ति हुई थी और कार्य इसके क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर है आर्थिक पहलू क्या होंगे इसके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दिव्यांगजनों को रोजगार की मुख्य धारा में शामिल करने सकल घरेलू उत्पाद में 3 से 7% तक की क्या वृद्धि हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार यदि भारत में अर्थव्यवस्था के दिव्यांगों की समावेशी तरीके से शामिल करने की अनदेखी की जाती है तो उससे 10 बिलियन जो डॉलर है उससे अधिक की क्षति हो सकती है। ठीक है, सुगम भारत अभियान के तहत जो निर्धारित लक्ष्य थे इन्हें अभी हासिल नहीं किया जा सका है, जैसे कि यहाँ पे सुगम भारत अभियान था उसके लिए यहाँ पर लक्ष्य दिए गए थे कुछ, वो क्या भी हासिल नहीं हुए हैं। जैसे कि 2018 में 18 तक 25% बसों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, इस लक्ष्य की तुलना में 2022 तक केवल 8.73% बसें दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई हैं, तो कोई भी पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो सुगम भारत अभियान था इसके तहत इसी कौन कौन से लक्ष्य को भी पा लिया गया है, कौन कौन से लक्ष्य को भी पूरा कर लिए गए। राइट, तो आपको ये 2-3 स्टेटमेंट दे देगा जो नहीं पूरा किया गया, तो भी आपको याद रखना है कि कौन से नहीं पूरे किए गए। ठीक है, 2018 में तक 50% सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना। ठीक है, और उनको लक्ष्य की तुलना में 2022 तक केवल 48% यहाँ पर हो सका है, अभी आगे पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है जो डाटा दिया हुआ है। वर्ष 2023-24 में कुल बजट के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केवल 1225 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए थे, जो कि कुल बजट का मात्र 0.027% था। ठीक है, विवाद निवारण सुगमता संबंधी जो मुद्दे हैं उसके संबंध में कई शिकायतें निवारण गति की अत्यंत धीमी है। ठीक है, जागरूकता क्या में जागरूकता दिव्यांगजनों के बीच अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता का अभाव है। RPWD है उनके अधिनियम 2016 के प्रावधान के तहत यहाँ पर ये बताया गया था कि कोई यहाँ पर कल्याणकारी उपाय अभी नहीं किए गए कानूनी उपाय। ठीक है, आगे की राय क्या है, आगे के लिए आपको तो ये मेंस का पॉइंट है, आपको ये नहीं देखना है, सिर्फ मैंने आपको पॉइंट बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है कि डाटा आपसे आप पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है,
यहाँ से देखो ये जो है अवसंरचना की सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की कुछ पहले हैं, जैसे कि आपका सुगम भारत अभियान, ठीक है, ये आपको मैंने बताया। आवास और शहरी मंत्रालय वर्ष 2017 में क्या यहाँ पर क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए थे, ठीक है। दिव्यांगजनों के अधिकार के जो कार्यान्वयन क्या यहाँ पर योजना अधिनियम था, ठीक है। दिव्यांगजन की सशक्तिकरण विभाग क्या यहाँ पर भारत ऐप लॉन्च किया था, उसके जरिए क्या क्या किया गया है, राइट। प्लीज़ आप यहाँ एक बार रीड कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं क्या हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ। जो आपका दिव्यांगजन है उसके लिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, दिव्यांगजनों के लिए सरकारी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है आपका, सुगम भारत अभियान का लक्ष्य पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित वातावरण बनाना, ठीक है। क्या इसका लक्ष्य कि बाधा रहित वातावरण बनाना, ठीक है। यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा ये। सेकंड स्टेटमेंट है, दिव्यांगजनों के अधिकारों की कार्यान्वयन की योजना अधिनियम 2016 में एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। क्या होगा ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इन्हें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो आपको जो सिर्फ पहला स्टेटमेंट है आप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा यहाँ, राइट, क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगला अपना, क्योंकि ये आपकी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है। केंद्र प्रायोजित नहीं होगा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, याद रखना है। अगला देखते हैं, हमारा टॉपिक है 6.4 मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति 2023 का मसौदा, ठीक है। इसको देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य जो परिवार कल्याण मंत्रालय उसने मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति 2023 का मसौदा जारी किया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये नीति मानती है कि मासिक धर्म प्रजनन आयु लड़कियों की जो महिलाएं की सहित इनका अनुभव करने वाले जो सभी लोग हैं उसके लिए एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया। इसके अलावा ये नीति हमारे देश में धार्मिक मासिक धर्म से जुड़ी जो दीर्घकालिक चुनौतियाँ हैं उसका समाधान करती है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसको देखते हैं। डेटा बैंक यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसमें बोला है 15 से 24 वर्ष की जो आयु वर्ग की जो 78% महिलाएं हैं वो क्या हाइजेनिक मासिक धर्म प्रोटेक्शन का उपयोग करती हैं, ठीक है। ओनली 78% है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है 73% महिलाएं और शहरी क्षेत्र में 90% महिलाएं मासिक धर्म प्रोटेक्शन का हाइजेनिक तरीके से उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखो ये डाटा आपको दे सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के बराबर यूज करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप अपने मेंस के पॉइंट में भी कभी कभी डाल सकते हैं अगर पूछता है इसको लेकर क्वेश्चन, ठीक है। बिहार के मासिक धर्म प्रोटेक्शन के हाइजेनिक तरीके का उपयोग करने वाले लड़कियों का पैसा सबसे कम है, ये भी आपको याद रखना है। कितना 59.7%, राइट। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, और यहाँ पे नीति रणनीति दी हुई है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। सभी के लिए किफ़ायती उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र विकसित करना, ठीक है। इसकी रणनीति क्या है हमारी, ये निःशुल्क या सब्सिडी युक्त जो मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद हैं उसको यहाँ पर पहल करना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित आउटरीच कार्यक्रम चलाना और आपूर्ति श्रृंखला और वितरण नेटवर्क उसको विकसित करना, ठीक है। तो ये सब क्या है जो हमारी इसकी रणनीति है, ठीक है। इसकी रणनीति है, तो यहाँ पर ये बताया गया है, राइट। यहाँ पर बोला है मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, गैर सरकारी क्षेत्र के सहायक सहयोग के साथ शिक्षा को साथ संलग्नता भागीदारी बढ़ावा देना, अनुसंधान विकास नवाचार वितरण इन सब में क्या है जो उत्तरदायित्व तो उनके लाभ उठाने में मदद मिल सके। मासिक धर्म स्वच्छता के सिद्धांत के मौजूदा स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता लैंगिक जो पर्यावरण है उस सब कार्यक्रम में एकीकृत करना, ठीक है। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। ये भी आपके यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स थे उसमें शामिल है सब। मासिक धर्म स्वच्छता की नीति की आवश्यकता क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनकी स्वास्थ्य और कल्याण की नीति सुरक्षित और मासिक धर्म के उत्पादों तक जो प्रजनन मार्ग हैं उसके संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य की समस्याओं को रोकथाम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा तक पहुंच, ठीक है। शिक्षा तक पहुंच वर्ष 2014 में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी के अनुसार उसमें बताया गया था कि प्रति वर्ष 23 मिलियन से अधिक लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। इस नीति को लागू करने के लिए स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या को कम किया जा सकता था, ठीक है। लैंगिक समानता, ठीक है। कारण भागीदारी क्या होगी, राइट। गरिमा, देखो गरिमा सुनिश्चित करना, इसमें क्या ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है। भारत में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ क्या भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों में प्रवेश देने से इनकार कर देते हैं, यहाँ तक कि रसोई घर में भी प्रवेश नहीं देते हैं। ये एग्जाम्पल आपको सबरीमाला मंदिर में भी काफ़ी टाइम देखने को मिला होगा, काफ़ी टाइम पहले का न्यूज़ था, ठीक है। ये नीति धार्मिक धर्म के बारे में जागरूक ला सकती है जिससे भेदभाव जैसी समस्या का समाधान किया जा सकेगा, राइट। यहाँ से कुछ आपके कार्यक्रम में देख सकते हैं, ये मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011, स्वच्छ भारत मिशन 2014, मासिक स्वच्छता धर्म राष्ट्रीय दिशा निर्देश 2015, ये सब के मिशन चलाए गए थे जो मासिक स्वच्छता धर्म के वर्तमान संचालित कार्यक्रम है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए वर्तमान में क्या कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे या चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये
और महाराष्ट्र में क्या अस्मिता योजना, ये सब राजस्थान में उड़ान और उड़ीसा में खुशी, इन सब योजनाओं के तहत लड़कियों को सब्सिडी वाले निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि जो मासिक धर्म स्वच्छता है प्रबंधन कार्यक्रम, उसके संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको देगा, मासिक धर्म जो स्वच्छता है योजना का उद्देश्य आशा जो कार्यकर्ता है उसके माध्यम से समुदाय को कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 स्टेटमेंट आपको देगा यहाँ से, शिक्षा मंत्रालय ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पर ये दे देगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका, दूसरा भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या से आपके करेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अगला टॉपिक है भारत में सरोगेसी, ठीक है। भारत में सरोगेसी है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से है मार्च 2023 में सरकार ने सरोगेसी विनियम जो अधिनियम है 2022 इसका संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत सरोगेसी के लिए दाताओं के युग्मकों, ठीक है, डोनर जो आपके गेम्स होते हैं उनके उपयोग को प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इसके तहत क्या है, संशोधन में कहा था कि सरोगेसी प्रक्रिया के लिए नर और मादा दोनों युग्मक क्रमशः इच्छुक दंपति से लिए जाने चाहिए। जो क्या है, इच्छुक दंपति जो उनसे ही सिर्फ आपके जो शुक्राणु डालूंगे वही लिए जाएंगे, ना कि आप कोई भी यहाँ पर अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है, जो उपयोग था इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, राइट। इस मामले में मेयर जो आपका रोकी तांस्की कुकर हॉसर था, ये सिंड्रोम से पीड़ित महिला 2023 के संशोधन में चुनौती दी थी, ठीक है। इसमें महिला के अनुसार उसकी जो अंडाशय उसकी गर्भाशय से उपस्थित हैं, इसलिए वह सरोगेसी के लिए अपने अंडाणुदाता नहीं बन सकती है। यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। और सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक अन्य महिला इच्छुक दंपति के लिए गर्भधारण कर सकती है, उनके बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। इच्छुक दंपति से आशय माता पिता बनने इच्छुक ऐसे दंपति से जिनके चिकित्सकीय लक्षण जो आपके हैं जेस्टेशनल सरोगेसी को आवश्यक बताते हैं, ठीक है। जो आपके जेस्टेशनल सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक सरोगेट माँ अपनी जो गर्भ भ्रूण है उसके प्रत्यारोपण माध्यम से इच्छुक दंपति के लिए एक बच्चे को पालती है, और यह बच्चा आनुवंशिक रूप से सरोगेट माँ से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। याद रखना है आपको। जो मैंने बताया आपको, जो आपका जेस्टेशनल सरोगेसी है ये क्या है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए क्या है। आपसे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा सा। सरोगेसी के प्रकार क्या क्या होते हैं, परोपकारी सरोगेसी, ठीक है, और आपका रहता है वाणिज्यिक सरोगेसी, राइट। और सरकार ने 2015 में विदेशी नागरिक के सरोगेसी पर क्या प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, 2015 में। आपसे बोलेगा जो सरोगेसी है इसमें विदेशी नागरिक जो है वो भी यहाँ पर इसको अपना सकते हैं, तो क्या गलत है यहाँ पर, राइट। जो कोई महिला है सिर्फ, ठीक है, जो महिला होती है वो सिर्फ अपने जीवन काल में केवल एक ही बार सरोगेट माँ बन सकती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर जो स्टेटमेंट रहेगा ये भी आपका सही है, ठीक है। भारत में सरोगेसी जो कानून है उसके बारे में देखते हैं क्या है। सरोगेसी विनियम जो अधिनियम 2021 है ये, इसमें केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आपको सिर्फ दे देगा कि इसमें से वाणिज्यिक परोपकारी ये सब सरोगेसी इंडिया में वैलिड है, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या है, इसमें परोपकारी सरोगेसी को ही मान्यता दी गई है, ठीक है। उसके बाद सरोगेट माँ के लिए पात्रता, सरोगेट बनने वाली माँ विवाहित होनी चाहिए, ठीक है। जो सरोगेट बनने वाली महिला है वो विवाहित होनी चाहिए, मतलब मैरिड होनी चाहिए, उसका अपना एक बच्चा भी हो। इसके अलावा उसकी आयु 25 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको जो मानदंड है ये आपको याद रखना है। कोई महिला अपने जीवन काल में केवल एक ही बार सरोगेट कर सकती है, जो मैंने आपको बताया। सरोगेट के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। उनकी शादी को 5 वर्ष हो गए हों या जो पत्नी की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो। पत्नी की आयु यहाँ पर दिया कितना, 25 से 50, और जो पति की आयु वो कितना 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दंपति के पास कोई जीवित बच्चा या बायोलॉजिकल गोद लिया हुआ या सरोगेट नहीं होना चाहिए पहले से, ठीक है। दंपति में कोई एक ऐसा साक्षी बचपन पीड़ित है तो उससे मेडिकल जो बोर्ड है उसके प्रमाणित आवश्यक प्रमाण पत्र उसके साथ होना चाहिए कि आप ऐसे हो, ठीक है। अगला है सरोगेट माँ हेतु 16 महीने के लिए बीमा कवरेज यहाँ पर होना चाहिए जो किसी प्रसव उपरांत जटिलता को कवर करता हो, राइट। यह अनुमति मेडिकल जो आपका टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 उसके अनुरूप होनी चाहिए, राइट। तो ये सब जो आपके रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपका सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो, क्या यहाँ पे जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा
सरोगेट माँ बनने के लिए मानदंड जो पात्रता है क्या है? नंबर 1 स्टेटमेंट देगा, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देगा, एक विवाहित महिला जिसका अपना एक बच्चा हो, वो 25 से 35 वर्ष की उम्र हो, वो सरोगेट कर सकती है, ठीक है। पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, कोई महिला अपने जीवन काल में एक ही बार सरोगेट माँ बन सकती है, भी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, ठीक है। तीसरा क्या है, सरोगेसी के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तीनों मैंने स्टेटमेंट आपको बताए थे, तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। अगला यहाँ टॉपिक को देखते हैं, संक्षिप्त सुर्खियाँ। क्या क्या संक्षिप्त यहाँ पर न्यूज़ रही हैं उसको देख लेते हैं। जन दिवाली, ठीक है। जन दिवाली क्या है? जन दिवाली यह है कि जल के लिए महिलाओं के लिए एक जल का अभियान जो शुभारंभ किया गया था, वो यहाँ पर इससे संबंधित था, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री थी, इसके तहत जो राष्ट्रीय सहकारी आजीविका मिशन, इसके साथ साझेदारी करके यह शुरू किया गया था मिशन को, ठीक है। ये प्रथम चरण में छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भागीदारी होंगे, इनको छोड़कर, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अगला टॉपिक आंसर रहेगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, शहरी ग्रामीण राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये, ठीक है। इसे क्या 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ जो MOHU है उसके द्वारा शुरू किया गया। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। जो आपको बोलेगा जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। क्या है तो आपको याद रखना है कि क्या ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। इसका उद्देश्य शहरी गरीब जो परिवार है उसकी गरीबी को सुव्यवस्थित कम करना और उसके लिए जो गरीब परिवार है उसको लाभकारी स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। ये इसका दीनदयाल जो अंत्योदय योजना उसका ये मिशन है। इसे 2013 में शुरू किया गया था। 3-4 बातें आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। 6.2 नंबर देखते हैं, 6.2। इस मामले में इसमें क्या है, महिलाओं में मामले में न्यायिक सक्रियता में देरी, इसमें क्या है देखते हैं इसको। इसमें हाल ही में बताया गया था कि भारत में पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं के हर चरण में जो महिलाओं के प्रति भेदभाव को रेखांकित किया गया है। इस अध्ययन में जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके प्रोफेसर ने बताया था कि इस अध्ययन के अनुसार भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामलों में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज होने से लेकर उसकी दोष सिद्धि तक अधिक समय लगता है, ठीक है। ये सच भी है ऐसा, ठीक है। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा जो कुछ देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो और जैसे देखो महिलाओं के लिए न्याय के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए भारत द्वारा शुरू की कुछ पहले थी, जैसे कि आपकी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ठीक है। आपसे बोलेगा महिलाओं की न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए इनमें से कौन कौन सी पहल शुरू की गई थी। एक तो आपको पता है विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, ये क्या है, क्या बताता है कि महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। पिंक बूथ पहल, ये क्या बताती है, ये दिल्ली पुलिस की जो पहल थी, ठीक है। मिशन शक्ति, ये क्या बताती है, ये बताती है कि महिलाओं की जो रक्षा सुरक्षा के लिए सुनिश्चित कराना और उनको वन स्टॉप सेंटर मैन हेल्पलाइन से परिचय कराना, ठीक है। तो ये तीनों बातें हैं जो आपके महिलाओं के न्याय तक पहुँच के लिए भारत द्वारा शुरू की गई कुछ पहले हैं, ठीक है। यहाँ पर है खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ी की भागीदारी, राइट। यहाँ पे दिखते हैं आपको यहाँ पे देखो, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। खेलों में ट्रांसजेंडर की अनुमति देने पर विवाद। ये विवाद महिलाओं की भागीदारी वाली जो खेल स्पर्धा है उसके समावेशन हेतु जो संतुलन उसको स्थापित करना, ठीक है। और उसके बाद प्यूबर्टी के दौरान शरीर की जो क्रिया विज्ञान है उसमें शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन और खेलों को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। अगला देखते हैं आपका जो है हेल्दी एजिंग, ठीक है। हेल्दी एजिंग क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त राष्ट्र भागीदारी के साथ हेल्दी एजिंग जो है उस पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 के बीच में इस विषय पर प्रगति की पहली रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई। इस रिपोर्ट में 2020 की जो वर्जन है उसको जीवन के बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर किए गए प्रयास का उल्लेख किया गया है, ठीक है। हेल्दी एजिंग क्या है, वृद्धावस्था में फंक्शनल जो आपका एबिलिटी है यानी कार्यात्मक जो क्षमता है उसको विकसित करने का प्रक्रिया ही हेल्दी एजिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना जैसे सीखना, आगे बढ़ना, निर्णय लेना, कामकाज, तो ये सब क्या है इसमें योगदान, सक्रिय रहने के लिए योगदान देते हैं हेल्दी एजिंग को, ठीक है। इसका पहला चरण आया था और जो इसका कार्य का मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो आपके 2021 से 2030 तक है। यहाँ पर और कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको 6.5 को देखते हैं क्या है। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जो यहाँ पर परिसर में स्थापना करना है वो दिया गया। भारत में
उच्चतर शिक्षा का जो अंतर्राष्ट्रीय करना, जैसा कि शिक्षा की नीति को परिकल्पित करना, तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए, मानदंड पात्रता क्या है, तो इतना इंपॉर्टेंट या नहीं है ये, ठीक है। सोशल मीडिया और सामाजिक सद्भाव, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। जो कुछ एप्लीकेशन बैंक किए गए थे उसके बारे में यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही हम इसको देख लेते हैं, साथ ही को शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, साथ ही जो है आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके उपयोग के लिए यहाँ पर प्रदान किया है, ठीक है। साथ ही के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जो साथी है ये आपका जो है MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने IIT कानपुर के सहयोग से शुरू की है। ये बात आपको याद रखनी, पहली जो बताई थी वो भी बात याद रखनी, दूसरी याद रखनी है। तीसरी बात, ये एक ओपन लर्निंग जो आपका असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। असेसमेंट प्रोग्राम है, ये निःशुल्क उपलब्ध होगा, ठीक है। ये छात्रों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का उपयोग करता है। साथ ही छात्र अपनी क्षमता सीखने के लिए इसका अनुसार अपने अनुसार यहाँ पर प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। अगला देखते हैं, सोशल मीडिया को इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट ऐप का उपभोक्ता व्यवहार, सोशल मीडिया का प्रभाव, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए सब टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो जितने टॉपिक थे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। उसके बाद जो बचेगा आपका टॉपिक नंबर 7, ठीक है, तो वो आपका जो टॉपिक 7 है वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, राइट। यहाँ से देखो क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ यहाँ से एंड करने से पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो मैंने आपको बताई, दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन है, उसके संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है इसे 2013 में आवास और शहरी जो कार्य मंत्रालय उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो उसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से हुआ और निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करना है। प्रौद्योगिकी का नंबर 1 है, प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर, नंबर 2 है साक्षरता का निम्न स्तर, तीसरा है आर्थिक पिछड़ापन, चौथा है घटती स्थिर जनसंख्या। इसमें कौन सा ऐसा है जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह जो PVTs है उसकी पहचान के लिए मानदंड को अवस्थित करते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो PVTs के मानदंड है आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये चारों मानदंड हैं वो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चारों मानदंड, चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है साथ ही जो आपका पोर्टल है, ठीक है, साथ ही सेल्फ जो असेसमेंट एंड जो हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम है मैंने जो आपको बताया अभी, उसके संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये IIT कानपुर के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, पहला स्टेटमेंट आपका ये हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग हेतु प्रोत्साहित करने वाला एक ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा, तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, मैंने आपको डिस्कस भी किया, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है सोशल मीडिया साइबर अपराध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नेतृत्व की पहल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, उतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पहला स्टेटमेंट है साइबर स्वच्छता केंद्र, ठीक है। दूसरा है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, तीसरा है CERT इन साइबर संकट का प्रबंधन योजना। तो इनमें से कौन सा है जो भारत के नेतृत्व वाली पहल है, तो तीनों जो हैं ये भारत के नेतृत्व वाली पहल होंगी। आपको इस क्वेश्चन के बारे से आपको टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा ये क्वेश्चन है मिशन कर्मयोगी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस कार्यक्रम को 2020 में सिविल सेवकों की क्षमता के निर्माण के लिए उद्देश्य यहाँ पर किया गया था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट होंगे, ठीक है। जो आपके टॉपिक छूटे होंगे मैंने यहाँ से क्वेश्चन में आपको कवर करा दिया जो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैंने जितने पढ़ाए उतने ही टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगला स्टार्ट करेंगे आपका जो रहेगा साइंस टेक्नोलॉजी करेगा, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।